Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Asif Mumtaz from channel Mumtaz Physics. स्टूडेंट जिस टॉपिक को आज हमने स्टडी करना है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब स्टूडेंट व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इस डिवाइस को, इस टेक्निक को जो पहली दफ़ा डिवेल्प किया था वो चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इस टेक्निक को फर्स्ट ऑफ ऑल डिवेल्प किया। इस वजह से इस डिवाइस का नाम पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है स्टूडेंट? हम इससे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जा सकता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी कर लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज ने इस डिवाइस की जो कंस्ट्रक्शन बनाई थी, यानी जिस तरह इसको कंस्ट्रक्ट किया था, उस कंस्ट्रक्शन को हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपने क्या करना है, 4 रेजिस्टेंस लेनी है, R1, R2, R3 एंड R4, और इनको एक मैश की फॉर्म में, एक लूप की फॉर्म में आपने स्टूडेंट क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। अब स्टूडेंट जब आपने 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास टोटल 4 टर्मिनल आ गए, A, B, C, D, A। ये हमारे पास एक मैश बन गई है। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट, टर्मिनल A और टर्मिनल C के दरमियान आपने बैटरी को अटैच करना है और उसके साथ आपने स्विच S को क्या कर देना है, अटैच कर देना है। स्टूडेंट जो टर्मिनल B है और जो टर्मिनल D है, इसमें आपने गलवानोमीटर को क्या कर देना है, अटैच कर देना है। अब गलवानोमीटर क्या कर सकता है, टर्मिनल B और D के दरमियान करंट को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। और इस तरह हमारे पास ये सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस सर्किट में करंट के फ्लो को शो करना है। अब स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास टोटल 3 लूप्स क्रिएट हो गई हैं। कौन कौन सी लूप क्रिएट हुई है स्टूडेंट? लूप 1 की बात कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट लूप आ रही है A, B, D, A। तो फर्स्ट लूप है B, D, हमारे पास फर्स्ट लूप आ रही है A, B, D, A, B, D, A। और स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास सेकंड लूप आ रही है, लूप 2 हमारे पास आ रही है B, C, D, B, B, C, D, B। तो ये सेकंड लूप आ गई। और हमारे पास स्टूडेंट थर्ड लूप है, लूप 3 जो है वो हमारे पास आ रही है A, B, C, D, A, A, B, C, D, A। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टोटल 3 लूप्स आ गई हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बाद स्टूडेंट हम इसकी वर्किंग को स्टार्ट कर लेते हैं कि ये जो सर्किट है ये किस तरह वर्क करता है। स्टूडेंट शुरू में ना स्विच ओपन था, स्विच आपस में कनेक्ट नहीं था। अब स्टूडेंट जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करने से सर्किट के अंदर करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। गलवानोमीटर जो टर्मिनल B और D के दरमियान अटैच था, गलवानोमीटर में से करंट पास होगा। गलवानोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब गलवानोमीटर में से जैसे ही करंट पास होगा तो गलवानोमीटर की नीडल एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर सपोज हम बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो गलवानोमीटर की जो नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम कोई ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारा स्विच भी क्लोज रहे और गलवानोमीटर में से करंट पास आउट भी हो और गलवानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन भी शो ना करे। तो ऐसी कंडीशन को स्टूडेंट हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन या नल कंडीशन। तो हमने अब बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड आउट करनी है, या इसको हम नल कंडीशन भी स्टूडेंट बोलते हैं, और नल कंडीशन। अब स्टूडेंट बैलेंसिंग या नल कंडीशन क्या है कि हम गलवानोमीटर, हम स्विच को ऑन करें, गलवानोमीटर में से करंट भी पास आउट हो और गलवानोमीटर की नीडल ना राइट साइड पे ना लेफ्ट साइड पे किसी जानिब डिफ्लेक्शन शो ना करे। अब इस पर्पस के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जो ये 2 टर्मिनल B और D के दरमियान पोटेंशियल को सेम कर दें। अगर हम
टर्मिनल बी एंड डी, इन दोनों का अगर हम पोटेंशियल सेम कर दें तो पोटेंशियल सेम करने से गलवानोमीटर में से करंट तो पास आउट होगा, लेकिन गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब मजीद करंट का फ्लो भी स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि दो पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया है, सेम हो गया है। इस वजह से गलवानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो स्टूडेंट अब हमने करंट की डायरेक्शन को शो करना है। हमने 3 लूप्स पढ़ी थी, तीनों लूप्स में करंट का फ्लो शो करना है। अब स्टूडेंट इन लूप्स में हम करंट क्लॉकवाइज भी ड्रा कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ड्रा कर सकते हैं। अब हर लूप में जो करंट का जो फ्लो होगा वो आप सेम शो करेंगे। अब सपोज कि मैंने करंट का जो फ्लो है, करंट फ्लो जो है वो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो किया है। अब स्टूडेंट फर्स्ट लूप में जो करंट आ रहा है, लूप 1 में जो करंट आ रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है I1 से, और कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। और लूप 2 में जो करंट आ रहा है, लूप 2 के करंट को हमने रिप्रेजेंट किया है I2 से, और लूप 3 के करंट को हमने रिप्रेजेंट किया है I3 से। लूप 1 स्टूडेंट हमारे पास थी A B D A, और लूप 2 हमारे पास आ रही थी B C D B, और लूप 3 हमारे पास आ रही थी A B C D A। तो इन लूप्स में करंट I1, I2 और I3, और तमाम लूप्स का जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करना है। अब स्टूडेंट इसके बाद हमने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है और किरचॉफ सेकंड रूल को हमने यूज करना है। अब किरचॉफ के सेकंड रूल को शो करते हुए हमने करंट को शो करना है। अब स्टूडेंट जिस लूप को आप कंसीडर कर रहे होंगे उसके करंट को आप मैक्सिमम कंसीडर करेंगे। सपोज कि अगर आप लूप 1 को कंसीडर कर रहे हैं तो करंट I1 मैक्सिमम होगा और करंट I2 मिनिमम होगा। अब अगर स्टूडेंट आप लूप 2 को कंसीडर कर रहे हैं तो करंट I2 मैक्सिमम होगा और I1 मिनिमम होगा। जिस लूप को आप यूज करके उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहे होंगे उस लूप का जो करंट होगा वो स्टूडेंट मैक्सिमम होगा। तो स्टूडेंट हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देख लेते हैं, इसकी इक्वेशन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमने लिखना है वो है मैथमेटिकल फॉर्म। तो स्टूडेंट हमने लूप्स इक्वेशन लिखनी है, और लूप्स इक्वेशन को लिखते हुए हमने किरचॉफ रूल्स को, स्टूडेंट किरचॉफ सेकंड रूल्स को हमने क्या करना है, यूज करना है। तो हम लूप्स की स्टूडेंट इक्वेशन लिखते हैं। अब स्टूडेंट इक्वेशन लिखने के लिए जरा एहतियात आपने करनी है। स्टूडेंट हम पहले फर्स्ट लूप को देखते हैं। करंट का जो फ्लो है स्टूडेंट वो A से B की तरफ होगा, और आप जानते हैं फर्स्ट लूप का जो करंट है वो I1 है। अब स्टूडेंट जैसे रेजिस्टेंस में से करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस उस करंट की अपोजिशन करेगी, यानी करंट के अंदर क्या होगी, डिसिपेशन होगी, और डिसिपेशन वाले करंट को हम नेगेटिव साइन से स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो A से B तक स्टूडेंट हम करंट को लिखना है -I1 R1। अब स्टूडेंट उसके बाद हम जाएंगे B से D की जानिब। अब B से D की जानिब आप देखें कि जो गलवानोमीटर है, गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस को RG से। अब स्टूडेंट गलवानोमीटर में से दो करंट पास होंगे, एक करंट I1 पास होगा, सेकंड करंट I2 पास होगा। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जिस लूप को हम कंसीडर कर रहे होंगे उस करंट को हम मैक्सिमम कंसीडर करेंगे। तो करंट I1 ग्रेटर होगा, I2 लेस होगा, तो इसमें से दो करंट पास हो रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे I1 I2। अब I1 माइनस I2। अब स्टूडेंट गलवानोमीटर की भी रेजिस्टेंस है तो ये भी अपोजिशन करेगी। जब अपोजिशन करेगी तो इसको भी हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हम इसको लिखेंगे माइनस I1 माइनस I2, और साथ गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस आपने लिख दी जो कि आ गई RG के इक्वल आ गई। अब स्टूडेंट हमने जाना है B से D से A की जानिब। अब जब D से A की जानिब जाएंगे, अब स्टूडेंट देखें तो यहाँ से भी दो करंट पास होंगे, एक लूप 1 का करंट I1 पास होगा और एक करंट I3 पास होगा। अब जिस लूप को हम कंसीडर कर रहे हैं उसका करंट मैक्सिमम होगा।
तो लूप 1 का करंट मैक्सिमम होगा। तो हम अब जब रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे भी डिसिपेशन आएगी, फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे I1 माइनस I3, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी वो रेजिस्टेंस क्या आ रही थी R3, और इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो हमने फर्स्ट लूप की जो इक्वेशन है उसको क्या कर दिया है, राइट कर दिया है। सिमिलरली स्टूडेंट अब हम सेकंड लूप की इक्वेशन को लिखेंगे। सेकंड लूप में स्टूडेंट अब हमने करंट जो कंसीडर किया वो I2 है, और हमने मूव करना है B से C तक। अब करंट I2 है, रेजिस्टेंस R2 है, अपोजिशन होगी, तो फिर हम इसको लिखेंगे माइनस I2 R2। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आपने मूव करना है C से D की जानिब। अब C से D की जानिब मूव कर रहे हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से भी दो करंट पास हो रहे हैं। एक करंट स्टूडेंट I2 पास हो रहा है और सेकंड करंट I3 पास हो रहा है। तो सेकंड लूप को कंसीडर कर रहे हैं, I2 ग्रेटर करंट है, तो ये अपोजिशन भी होगी, तो माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा I2 माइनस I3, और जो हमारी ये जो रेजिस्टेंस आ रही है वो क्या आ रही है, R4 आ रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने D से B की जानिब मूव करना है। अब फिर गलवानोमीटर है, गलवानोमीटर में से फिर स्टूडेंट दो करंट पास हो रहे हैं, एक करंट I2 पास हो रहा है, एक I1 पास हो रहा है। अब हम सेकंड लूप को कंसीडर कर रहे हैं, तो सेकंड लूप में I2 ग्रेटर होगा, I1 लेस होगा, और गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस Rg है, तो इसको हम फिर स्टूडेंट लिखेंगे I2 माइनस I1, और गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे Rg, और जो किस चीज के इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, और ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट बैलेंसिंग कंडीशन पे हमने पढ़ा था, बैलेंसिंग कंडीशन हमें कब अचीव होगी, हमने ये पढ़ा था कि जब टर्मिनल B और D का पोटेंशियल सेम हो जाए तो गलवानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होगा। इट मीन कि हम कह सकते हैं I1 माइनस I2 ये फिर किस चीज के इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं कि जो I1 है वो इक्वल है I2 के। तो हम फिर अब क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास आई है, इस फर्स्ट इक्वेशन में जहां पे I1 और I2 है, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट ये रह जाएगी, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0 इनटू Rg, और इज इक्वल टू क्या, किस चीज के बराबर आ रहा था, माइनस I1 माइनस I3 इनटू R3, और इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल आ गया, 0 के। और स्टूडेंट हम इसी रिलेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस I1 R1 और माइनस I1 माइनस I3 और R3, और इज इक्वल टू ये किस चीज के बराबर आ रही है, 0 की इक्वल आ रही है। तो स्टूडेंट आप इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दे। नेक्स्ट अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सॉल्व आउट करेंगे। तो स्टूडेंट इक्वेशन 3 के रिजल्ट को मैं एक साइड पे लिख देता हूँ, बाद में हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा था माइनस I1 R1 और आ रहा था माइनस I1 माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को स्टूडेंट अभी हम बाद में यूज करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहीं से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। बैलेंसिंग कंडीशन से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमने ये देखा कि जो बैलेंसिंग कंडीशन है, यहाँ पे भी फिर हम क्या पुट करेंगे, I2 I1 की जगह 0 पुट कर देंगे। तो हमारा ये रिलेशन ये रह जाएगा, माइनस I2 R2 माइनस I2 माइनस I3 R4 माइनस 0 इनटू किस चीज के इक्वल आ रहा है स्टूडेंट, Rg के इक्वल आ रहा है। तो इस रिलेशन को स्टूडेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस I2 R2 माइनस I2 माइनस I3 इनटू R4, और इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई थी, और ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई है। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इस इक्वेशन 3 और 4 को आगे क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम इस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग द इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4।
अब जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 3 को हम इसकी लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। या रही थी माइनस I1 R1 और फिर माइनस I2 R2, ये I3 के इक्वल आ रही थी। तो हम पहले इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड को राइट डाउन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट डिवीजन से पहले इस इक्वेशन का एक और स्टेप हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैंने लिख दिया माइनस I1 R1। अब इस इक्वेशन को साइड दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा I1 माइनस I3 इनटू R3। ये नेगेटिव साइन जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे गया तो ये प्लस हो गया। इस तरह स्टूडेंट इस इक्वेशन 4 को भी हम मजीद सिंपलीफाई करते हैं। इसको हमने लिख दिया माइनस I2 R2 और इस इक्वेशन को साइड में लेके गया तो हमारे पास आ जाएगा I2 माइनस I3 और इनटू R4 के ये क्या आ गया स्टूडेंट, इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। अब स्टूडेंट सपोज कि ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो 5 आ गई और ये इक्वेशन 6 आ गई। अब हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 पर स्टूडेंट क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा I1 माइनस I3 और ये हमारे पास आ जाएगा I2 माइनस I3 और ये आ रहा था R3 के इक्वल और ये आ रहा था हमारे पास R4 के इक्वल। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि जो I1 है वो I2 के इक्वल है। तो या तो आप यहाँ पे I2 पुट कर देंगे या यहाँ पे I1 पुट कर देंगे। मैं यहाँ पे I2 क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। अब स्टूडेंट देखें I1 से I1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे I2 I3 से कैंसिल, I2 I3 से कैंसिल। तो हमारे पास रिलेशन में जो बाकी चीज रह गई वो ये रह गई R1 इज इक्वल टू R2 और इज इक्वल टू ये आ गया R3 ओवर R4। तो ये टोटल हमारे पास स्टूडेंट 4 रेजिस्टेंस आ गई हैं। तो स्टूडेंट हमने अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम सपोज करते हैं कि जो अननोन रेजिस्टेंस है इसको हम फोर्थ आर्म पे क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। और ये जो फोर्थ आर्म है जिसकी रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है, सपोज कि मैं उसको x से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो हमारा ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा R1 R2 इज इक्वल टू R3। अब R4 पे आपने अननोन रेजिस्टेंस अटैच किया तो इसको हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपने x फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट अगर हम मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x और ये यहाँ पे आ जाएगा R1, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 R3। अब स्टूडेंट हमने अननोन रेजिस्टेंस यानी कि x को फाइंड आउट करना था तो x इज इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आप इसको भी उलट देंगे तो ये हो जाएगा R2 R3 ओवर R1। तो इस फार्मूले को स्टूडेंट यूज करते हुए हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वो मेथड था व्हीटस्टोन ब्रिज का जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है कि हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को हम इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर हम क्या करेंगे, इस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को यूज करेंगे और इसके अलावा पोस्ट बॉक्स ऑफिस के अंदर भी हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को और इस टेक्निक को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। स्टूडेंट आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।